रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। हमने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था और इसको हमने जब डिस्कस किया था तो हमने साथ मेंशन किया था कि इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं मेनली। एक कटिंग प्लेन मेथड यूज़ होता है या फ्रैक्शनल कट, और सेकंड यूज़ होता है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। कटिंग प्लेन मेथड या फ्रैक्शनल कट मेथड हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है? ब्रांच एंड बाउंस मेथड। इसकी जो सब हमारे आज मेथड है वो है ब्रांच एंड बाउंड। इसको बी एंड बी मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, अब ब्रांच एंड बाउंड मेथड भी ना हमारे पास दो तरह का होता है। अब ब्रांच एंड जैसे फ्रैक्शनल कट हमारे पास था ना कि हम उसको ऑप्टिमलिटी अटेन करते हैं, फिर उसके आंसर को चेक करते हैं कि इंटीजर है कि नहीं। अगर इंटीजर नहीं हो तो फिर हम उसके ऊपर फ्रैक्शनल कट को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ब्रांच एंड बाउंड में हम ब्रांचेस बनाते हैं। अगर देखिए नाम से समझ आ रहा है ब्रांच एंड बाउंड कि पहले आंसर निकालना है, फिर उसको ब्रांच कर देना अगर इंटीजर नहीं है, फिर अगर इंटीजर नहीं है अगेन उस आंसर को अगेन ब्रांच कर देना है, ठीक है। इसमें भी हम सेम ही करेंगे। तो हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड मेथड लिखेंगे टू ऑब्टेन, थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, बाकी के निस्बत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। वी यूज टू मेथड्स कि ब्रांच एंड बाउंड में हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला सिंपल जो हमारा नॉर्मल सेक्शन 1 वाला ग्राफिकल मेथड था वो, या फिर हमारा सिंपल जो सेकंड सेक्शन वाला फर्स्ट सेक्शन वाला सिंप्लेक्स मेथड था वो। जो ग्राफिकल मेथड है वो यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकती क्योंकि वो आपको बाय स्केल के ज़रिए आपको क्लास में समझाऊंगी। जो सिंप्लेक्स मेथड है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है? ब्रांच एंड बाउंड बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 18 4x1 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इंटीजर। कि हमारे पास देखें, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना बेसिकली इसने हमें बाउंड कर दिया है कि या तो हम फ्रैक्शनल कट अप्लाई करें इस क्वेश्चन के ऊपर या फिर ब्रांच एंड बाउंड में से किसी एक मेथड को अप्लाई करें, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं? सिंप्लेक्स से सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास क्वेश्चन के सबसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं द एलपी मॉडल इन स्टैंडर्ड फॉर्म maximize z is equals to 3x1 2x2 subject to 2x1 5x2 plus x3 equals to 18 4x1 plus 2x2 plus x4 equals to 18 x1 x2 x3 x4 greater than equals to 0। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल जज करने होते हैं। इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है। तो हम नीचे लिखेंगे सिंस हेयर n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 2, सो पुट n माइनस m इज इक्वल्स टू 2 वेरिएबल इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन बेसिक हमारे पास क्या बन जाएंगे? x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और बेसिक सोल्यूशन द स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन क्या मिलेगा? आपके पास हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 18 x4 इज इक्वल्स टू 18। इसके बाद हमें क्या करना है? अपना फर्स्ट टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। अपना फर्स्ट टेबल की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट टेबल बनेगा
यहाँ पे आ जाएगा -3 -2 0 0 0 2 5 1 0 18 18 4 2 0 1। ये आपके पास है। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो एंटर क्या हो जाएगा, x3 एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा मोस्ट नेगेटिव वेरिएबल के साथ। उस रेशो कॉलम पे आते हैं। 18/2 9, 18/4 4 पॉइंट समथिंग। छोटा कौन है, 4 पॉइंट समथिंग। ये आपके पास क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। लिखेंगे बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन x1 इज एंटरिंग। ये सेम वही है जो हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं, ठीक है। इस समय इसको जल्दी जल्दी बस टेबल में ड्रा करेंगे जब तक हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं आता। एंटरिंग वेरिएबल एंड बाय फिजिबिलिटी कंडीशन x4 इज लीविंग वेरिएबल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल है बाय गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशन मेथड, वो आपके पास टेबल बन जाएगा। हमारा टेबल बनेगा x3 एज इट इज़ x4 की जगह x1 आ जाएगा, और इधर आपके पास है 0 0, ये हो जाएगा x1 x2 x3 x4 सोल्यूशन और रेशियो। तो आपके पास यहाँ पे बनेगा x1 के नीचे 0 0 1 -1/2 4 1/2 0 1 0 3/4 -1/2 1/4 27/2 9 18/4। ये आपके पास चीज़ बनेगी, ठीक हो गया। अब अगेन क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये अभी भी ऑप्टिमैलिटी अटेन हुई है कि नहीं। हमें नज़र आ रहा है कि x2 के साथ अभी भी नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, x2 को एंटर करा देंगे। अगेन हमें रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। 9/4 ये 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और 18/4 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 9 है, तो आपके पास लीव क्या करेगा, ये वाला लीव करेगा, मतलब x3 क्या कर जाएगा, आपके पास लीव कर जाएगा। तो हम इसे अगेन मेंशन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टेबल बनेगा, ठीक है, हम पर मेंशन करते हैं बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन x2 is entering variable and by feasibility condition x3 is living variable। तो जो आपके पास नेक्स्ट टेबल होगा वो बनेगा, आपका नेक्स्ट टेबल बनेगा यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1 0 0 x1 x2 x3 x4 और सोल्यूशन। यहाँ पे वैल्यू आपके पास बनेगी 0 0 1/8 11/16 117/8 9/4 27/8 -1/8 5/16 1/4 -1/8 1 0 0 1।
ये बनेगी। अब अगर हम देखें तो क्या ऑप्टिमैलिटी अटेन हो चुकी है? ऑप्टिमैलिटी अटेन होने का मतलब होता है कि जो जेड रो में कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव हो जाने चाहिए मैक्सिमाइजेशन के केस में। तो हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ नेगेटिव का साइन हो, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारी ऑप्टिमैलिटी अटेन हो चुकी है। तो इस टाइम हमारा जो सोल्यूशन है द अबव टेबल इज़ ऑप्टिमल, लिखेंगे सिंस none of z row coefficient is negative, hence the above table is ऑप्टिमल। अगर अब टेबल ऑप्टिमल है ना, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखना है। द x2 का आंसर है 9/4, जो आपके पास x2 का आंसर 9/4 है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 की इक्वल है। और x1 का आंसर आपके पास 27/8 है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.375 की इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि चेक करना है कि हम क्या करते हैं। अब जो आपके पास आंसर है वो इंटीजर होना चाहिए था, क्योंकि हम इंटीजर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि x1 और x2 की रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि दोनों आपके पास इंटीजर हो, लेकिन हमारा जो आंसर आया दोनों इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें अब ब्रांच एंड बाउंड पे जाना पड़ेगा। ब्रांच एंड बाउंड के लिए हमें किसको ब्रांचिंग के लिए सिलेक्ट देखिए, एट अ टाइम हम किसी एक को ही ब्रांच बना सकते हैं, दोनों की ब्रांचिंग नहीं कर सकते। तो हम एट अ टाइम किसके लिए ब्रांचिंग करेंगे? स्टार्टिंग के लिए एक का आंसर है 3.375 और एक का आंसर 2.25। इनमें से बड़ा कौन है? 3.375 ना। तो जो भी बड़ा होगा, इनमें से जो भी बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग के लिए डिसाइड कर लेंगे। तो हम x1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें हम बेसिकली करते हैं क्या है ब्रांच एंड बाउंड में कि हम एक मतलब एक पूरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसी के आगे दोबारा से ना उसके ऐसे करते हैं। तो फिर अगर उस पर सोल्यूशन आ गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा फिर उसके भी आगे से दो ऐसे करते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, वी सिलेक्ट, क्या हो रहा है, x1 फॉर ब्रांचिंग द प्रॉब्लम can be divided into 2 sub problem as follow। कि हम डिवाइड करते कैसे। अच्छा, अब आपने माइंड में सिर्फ ये स्केच सा माइंड में रखना है। स्केच क्या रखना है, ये स्केच रखना है। चलो कि लेट्स आपके पास P एक गिवन प्रॉब्लम, ये गिवन प्रॉब्लम है। यहाँ से आपने ब्रांचिंग की और आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक P1 बनना और एक P2 बनना। आप एट ए टाइम किसी एक को सॉल्व करेंगे। मैं पहले इसको सॉल्व करूँगी, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आता मैं तब तक P2 पे नहीं आऊँगी। अब मैंने P1 को सॉल्व किया, अगेन मेरे पास इसका आंसर इंटीजर नहीं आया, मैंने अगेन इसको ब्रांचिंग में डिवाइड किया। लेट्स से P11 बना और P12 बना। अब मैं कहती हूँ कि P11 पे सोल्यूशन आगे, ज़रूरी नहीं आ जाए, मे बी इसको भी आगे से ब्रांचिंग हो। P11 पे सोल्यूशन आ गया तो मैं यहाँ पे उसको रोक दूँगी, यहाँ पे उसका सोल्यूशन लिख दूँगी। P2 पे 1 2 पे सोल्यूशन नहीं आया, मैं अगेन इसको क्या कर दूँगी, ब्रांच P1 2 1 और P1 2 2 करके। मे बी इसके ऊपर सोल्यूशन दोनों के ऊपर आ गया। लेट से मैं इसके बाद दोबारा कहाँ जाऊँगी, P2 पे जाऊँगी। मैं P2 को पूरा चेक करूँगी, ठीक है, सॉल्व करूँगी। अगर इस पे इंटीजर आ गया तो वही आंसर, ना आया तो उसको अगेन P2 स्टेरिक P2 डबल स्टेरिक, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करते अपने नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, मैंने अपने मर्जी से नाम में कुछ भी दे सकते हैं। सोल्यूशन आया तो अगेन इसको डिवाइड करते जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रांचिंग। और हमारे आंसर्स क्या होते हैं, ये जो लास्ट वाले पार्ट्स है ना, ये हमारे आंसर्स होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड किस तरीके से करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, ठीक है, हमारे पास गिवन प्रॉब्लम P था, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। एक को मैं नाम P1 का देती हूँ, एक का नाम मैं P2 का देती हूँ। मैं दोनों साइड पे से गिवन क्वेश्चन लिख रही हूँ, कोई चेंजिंग के साथ, जैसा क्वेश्चन है बस ऐसे। 3x1 2x2 2x1 plus 5x2 less than equals to 18, 4x1 plus 2x2 less than equals to 18, और यहाँ पे है सेम।
अब मैंने दोनों में कोई चेंजिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ दोनों साइड पे गिवन क्वेश्चन को लिखा है। अब गिवन क्वेश्चन में ब्रांच एंड बाउंड का हमने जब इंटीजर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो हमने इसके एल्गोरिथम में कहा था कि हम क्या करते हैं, खुद से एक जो कंस्ट्रेंट होता है वो ऐड करते हैं। अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है x1 को ब्रांचिंग के लिए। अब x1 क्या है, 3 है, 3.37 जो है ये जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हमारे पास ब्रांचिंग 3 से स्टार्ट होगी और 4 पे ख़त्म होगी। तो हमने ब्रांचिंग क्या करनी है, 3 और 4 के दरमियान में है ना, तो हम इसको करेंगे x1 लेस दैन इक्वल्स टू 3। ये हमारा इसका तीसरा कंस्ट्रेंट ऐड होगा और P2 में कंस्ट्रेंट क्या होगा, x1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास क्या है। अब इस P के अंदर 2 कंस्ट्रेंट थी, P1 और P2 के अंदर 3 कंस्ट्रेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा कंस्ट्रेंट, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या करते हैं, जो छोटा इंटीजर होता है उससे लेस देन इक्वल, जो बड़ा इंटीजर होता है उससे ग्रेटर देन इक्वल। इसके जो आगे इसको सॉल्व करते हैं ना, कल हम P11 को आगे से कैसे सॉल्व करते हैं, P2 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हमने जैसे अब खुद से लगाया है तो इसमें स्लेक इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उसकी रो और कॉलम बनाने पड़ेंगे लास्ट टेबल के अंदर। इसी टेबल में ही चेंजिंग लास्ट एक रो और एक कॉलम ऐड होगा। तो वो किस तरीके से करते हैं, प्रॉपर इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, तो वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में पूरा करेंगे। यहाँ तक कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़।